नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। यह कानून के शासन को कायम रखता है और संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा भी करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनापति और प्रथम नागरिक होता है। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, कौन सी शक्तियां उन्हें बनाती हैं खास। देश में आपातकाल की घोषणा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी शामिल है। पहला, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। अब हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी बात कर लेते हैं। हमारा देश भारत संविधान के अनुसार चलता है और यह देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं। हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बता दें कि पिछले 50 साल से जुलाई महीने के आसपास निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। पिछली बार 22 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुना गया था। भारत में ज्यादातर प्रधानमंत्री ही लाइमलाइट में रहते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपेक्षाकृत कम मौकों पर सार्वजनिक तौर पर दिखते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद बहुत ही प्रतिष्ठा वाला है और एक अहम संवैधानिक पद होता है। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें एक महत्वपूर्ण पद से अलग बनाती हैं। आमतौर पर इस बारे में कम लोगों को मालूम होता है। तो आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में। सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। देश के संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका की शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रपति देश की नौसेना, नेवी, थल सेना, इंडियन आर्मी और वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। किन किन लोगों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ये भी जान लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स, और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा सुझाव दिया जाता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। विदेशों में भारतीय राजदूतों की भी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी इंडियन एम्बेसडर की बात कर रहे हैं। ये शक्तियां बनाती हैं औरों से अलग राष्ट्रपति को। राजनीतिक शक्ति क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान आदि में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को भी वे मनोनीत कर सकते हैं। दूसरे देशों में कोई अगर संधि समझौता किया जाता है तो यहाँ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। ठीक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। जब राष्ट्रपति के दोनों सदनों में सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक राजनीति नया अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो नया अध्यादेश जारी कर दे। संसद सत्र के शुरू होने के 6 हफ्ते तक इसका प्रभाव रहता है। फांसी से क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसे पूर्ण दंड से बचा सकते हैं या फिर उसकी सजा को कम कर सकते हैं। हालांकि एक बार यदि उन्होंने क्षमा याचिका रद्द कर दी तो फिर दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती है। फांसी की सजा पाने वाले कई अपराधियों की क्षमा याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचती है। हालांकि इस पर फैसला लेना उनका अपना निजी अधिकार होता है।
आपातकाल लगाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है, यानी देश में इमरजेंसी की घोषणा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी शामिल होती है। पहला, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान, दूसरा राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। बता दें कि भारत में 1962 में चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में इंटरनल एग्रेशन के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल जब पेश किया जाता है तो वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। इसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। धन विधेयक हो, किसी नए राज्य का निर्माण हो, सीमांकन हो या भूमि अधिग्रहण के संबंधित कोई भी विधेयक हो, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। साथियों, ये हमने देखा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति और शक्तियां क्या है, और अब हम जान लेते हैं कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्य और शक्तियां क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं, जो कानून के महत्वपूर्ण मामलों को निपटते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और 1966 के सर्वोच्च न्यायालय के प्रक्रिया नियमों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सभी कार्य अन्य न्यायाधीशों को आवंटित करते हैं, जो मामले को उन्हें पुनः आवंटन के लिए वापस भेजने के लिए बाध्य है। किसी भी मामले में जहां उन्हें अधिक न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता होती है, प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के रखरखाव, अदालत के अधिकारियों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण और कामकाज से संबंधित सामान्य और विधिक मामलों का कार्य करता है। 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, यानी DY चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया वास्तव में क्या है? जैसे जैसे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के करीब आते हैं, कानून और न्याय मंत्रालय मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश मांगता है। अन्य न्यायाधीशों से विचार विमर्श हो सकता है। फिर सिफारिश प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाती है, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को एडवाइस करते हैं, यानी सलाह देते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सलाह मानना बाध्य नहीं है, लेकिन माना जाता है। राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम 1969-10 निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कार्यालय में मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह तब भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने 1 महीने के बाद पदभार संभाला तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वापस आ गए। सीजेआई को हटाने की प्रक्रिया क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो मुख्य न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। एक बार नियुक्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं किया गया है, यानी उन्हें केवल संसद द्वारा कुछ खास प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और वो प्रक्रिया कुछ इस तरह है, जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन के अभिभाषण के बाद उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और कम 2 के बहुमत से पारित राष्ट्रपति के आदेश पारित होने चाहिए। उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 1/3 सदस्यों को सिद्धि कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आइए राष्ट्रपति यानी सुप्रीम कोर्ट का इतिहास भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बनाया गया है। यह अदालत प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है
और उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील भी सुनती है। यानी कोई हाई कोर्ट में केस अगर खारिज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद संघीय न्यायालय और प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति का स्थान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया, जो जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। 1950 के संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 उप न्यायाधीशों वाले सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई। संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सहित 34 न्यायाधीश हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उसका कार्य क्या है? यह उच्च न्यायालयों, अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाता है। यह विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों, राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और किसी भी राज्य सरकार के बीच के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। यह अपनी सलाहकारी भूमिका में उन मामलों की भी सुनवाई करता है जिन्हें राष्ट्रपति इसके द्वारा संदर्भित करता है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर भी इस मामले की सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों पर भी बाध्यकारी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास वास्तव में न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए राष्ट्रपति से परामर्श करने की शक्तियां हैं। संवैधानिक मामलों का निर्णय आमतौर पर 5 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य मामलों का निर्णय कम से कम 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाता है। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है, कहां तक स्वतंत्र होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान है, कई प्रावधान है। कार्यकाल की सुरक्षा करना, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है। एक बार नियुक्त होने के बाद वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। उन्हें केवल सिद्ध कदाचार और या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लिंक किए गए बताए गए कुछ मामलों पर आप याद रखें जो हमने ऊपर चर्चा किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके वेतन और भत्ते क्या होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अच्छे वेतन और भत्ते मिलते हैं और वित्तीय आपातकाल के मामले को छोड़कर इन्हें कम नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का खर्च राज्य की संचित निधि पर लगाया जाता है, जिस पर राज्य विधानमंडल में मतदान होता ही नहीं है। शक्तियां और कार्य क्षेत्र क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र केवल संसद द्वारा ही जोड़े जा सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना कैसे संभव होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना होगा। अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त एक अलग न्यायिक सेवा होगी। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तकनीकी रूप से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केवल संसद ही किसी कानून में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। यहां भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज नहीं करते हैं। न्यायालय का निर्णय कायम है, केवल राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कितना इंफॉर्मेटिव लगा। हम अगला सेशन लेके फिर आएंगे। नमस्कार।